हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग मंथली असेसमेंट करने वाले हैं और ये क्लास 9th का मंथली असेसमेंट है दोस्तों। ठीक है, फरवरी मंथ का है और ये क्या केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपका। ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देख सकते हैं आपकी टर्म 2 में जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन से होंगे। तो आपको ये इसको आपको जमा भी करना है। ठीक है, ये आपको अपने स्कूल में जमा करना है असेसमेंट लिखकर, और स्कूल में ही एग्ज़ाम होगा और 2 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मंथली असेसमेंट फरवरी का है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ए नंबर में क्या है कि निम्न प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन जो आपका है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है कंप्लीट। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किनके पास गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा कब होती है? गैस में। ठीक है, क्योंकि गैस में जब आप हाथ देंगे तो आपका भाप में तो आपका हाथ जल भी सकता है। तो ए नंबर का आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कारण। सेकेंड नंबर है निम्न में से किस अवस्था में जल को कमरे के ताप पर उबाल सकते हैं। ठीक है, तो जब अत्यधिक ताप रहेगा तभी आप जल को कमरे के ताप पर उबाल सकते हैं। तो आपका हो जाएगा बी नंबर सही, अत्यधिक ताप पर। नेक्स्ट है गर्मियों में घड़े का जल निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है। तो गर्मियों में जो है घड़े का जल वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा ठंडा होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। तो आपका ए नंबर सही। फिर नेक्स्ट है स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया। तो वो प्राउस्ट ने दिया था, तो सी नंबर आपका सही होगा। फिर है 5 नंबर, एक तत्व की परमाणु संख्या 12 है तथा द्रव्यमान संख्या 24 है, इसके परमाणु एवं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जितना परमाणु का संख्या होता है उतना प्रोटॉन का भी संख्या होता है। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो 12, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 0.5 0.5 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा। 0.5 मोल जल का। तो देख सकते हैं कि माना कि m बराबर हम लोग मानेंगे n। ठीक है, मतलब m और m बराबर क्या होगा H2, तो n बराबर 0.5 हो जाएगा यहाँ 0.5 m। तो H2O मतलब जल का निकालना है आपको, जल का। तो मोल बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट हम लोग को निकालना है पहले। ठीक है, मतलब द्रव्यमान निकालना होगा। तो द्रव्यमान क्या है H2O है, तो 2 गुना 1 प्लस 16 हमने किया है, 2 गुना 1 प्लस 16। ठीक है, 2 गुना 1 प्लस 16 तो कंप्लीट ये 8 निकलेगा। उसके बाद एटॉमिक वेट निकालेंगे यहाँ से, तो 0.5 बराबर एटॉमिक वेट क्या होता है ये मोल बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे एटॉमिक वेट। ठीक है, तो द्रव्यमान आपका मास m हुआ, m बटे a, तो 0.5 आपका क्या है मोल दिया हुआ है। ठीक है, तो मोल बराबर m बटे 18, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 7 नंबर कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस गुण द्वारा निर्धारित होती है। तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है वो तत्व की संयोजकता के आधार पर निर्धारित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 का बी। फिर 8 नंबर है कि अधिकांश तत्व रासायनिक बंधन बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कथन रदरफोर्ड के नाम नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार सत्य है। तो रदरफोर्ड ने कौन सा नियम दिया था, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन सी बातें की गई थी। तो इसमें किया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो आपका सी नंबर सही होगा। फिर है 10 नंबर, 10 में अल्फा कण निम्न में से किसके सदृश है। तो अल्फा कण हीलियम नाभिक के सदृश है। ठीक है, 10 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ा सब्जेक्टिव पे जाते हैं, सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में क्या है शुष्क बर्फ क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसको बनाने की क्या विधि है, CO2 को ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। तो 1 नंबर में जो शुष्क बर्फ था उसके अलावा और मतलब या में इसके अलावा 2 क्वेश्चन दिया हुआ था यार। तो आणविक द्रव्यमान निकालना था आपका। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान निकालना था C2H5OH का।
तो इसका द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 46, ठीक है। C2 मतलब 12 गुना 2 प्लस 1 गुना 5 प्लस 16 प्लस 1 तो कंप्लीट 46 आ जाएगा। और NaCl सोडियम क्लोराइड का बोला था तो 23 प्लस 35.5 बराबर 58.5, ये कंप्लीट आपका आणविक द्रव्यमान निकल चुका है। नेक्स्ट है निम्न आयनों से बनने वाले यौगिक के नाम बताएं और सूत्र भी लिखें। तो Fe3 प्लस Fe3 और SO4 2 माइनस दिया हो गया था, ठीक है। Fe3 प्लस और SO4 तो Fe हम लोग यहाँ लिखेंगे और Fe और उसके परमाणु उसमें चार्ज है 3 का, ठीक है। Fe में 3 का चार्ज है यहाँ पर और SO4 में 2 का चार्ज है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो आएगा Fe2 SO4 3, ये कंप्लीट आपका आंसर रहेगा। फिर है NH4 एवं CO3 2 माइनस, ठीक है। तो NH4 के पास कोई चार्ज नहीं मतलब 1 चार्ज है और CO3 के पास 2 चार्ज है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ से करते हैं हम लोग तो आता है NH4 2 CO3, ये कंप्लीट आपका आंसर रहेगा। फिर 3 नंबर है उदाहरण सहित व्याख्या करें, ठीक है। उदाहरण सहित व्याख्या करना आपको। तो इसमें दिया हुआ है समस्थानिक या संभारिक, ठीक है। समस्थानिक और संभारिक का तो देख सकते हैं कि समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है। तो एक ही तत्व के परमाणु, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अब समस्थानिक का अनुप्रयोग क्या है देख लेते हैं जल्दी से। तो समस्थानिक का अनुप्रयोग क्या होता है, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। फिर कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है कैंसर के निर्माण में उपचार में। और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। नेक्स्ट है संभारिक, ठीक है। तो संभारिक क्या है देख सकते हैं कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे संभारिक कहा जाता है। नेक्स्ट है यदि ब्रोमीन दो समस्थानिकों 35 Br79 और ब्रैकेट में 49.78 तथा 35 Br81 50.38 के रूप में है तो ब्रोमीन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करें। तो इसमें आपको ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान का गणना करना है। तो रासायनिक सूत्र क्या होगा, रासायनिक सूत्र जो है वो होगा ब्रोमीन का, ठीक है। तो 35 है और 79 हम लोग ऊपर लिखेंगे, यही नियम आपका लिखने का। और Br और इसका कंप्लीट दिया था 49.78। फिर ब्रोमीन एक ठो और था तो इसका 35 Br और 81 था और 50.38 है इसका कंप्लीट। अब औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे यहाँ से तो होगा 35 79 Br प्लस 1 दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। औसत परमाणु द्रव्यमान में दोनों जुड़ता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 79 है इसका। 35 आपका कट चुका है दोनों साइड से कॉमन, ठीक है। तो ये हुआ 79 और फर्स्ट वाले का 49.70 था प्लस 81 और 50.38 था। और यहाँ पे परसेंटेज निकालना है इसलिए हम लोग इसका बट्टा में 100 कर रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 39.26 आएगा और इसको 40.74। तो ये कंप्लीट आपका 80 यू बन जाएगा, 80 यू, ठीक है। नेक्स्ट है केनाल किरण क्या है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केनाल किरण किसको कहते हैं। केनाल किरण क्या है, इसकी खोज किसने की। तो देख सकते हैं इसमें कि केनाल किरण एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणों को केनाल किरणें कहा जाता है। इन किरणों की खोज 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने किया था। इन्हीं के कारण दूसरे अपरमाणु कणों की खोज संभव हो पाई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इसमें आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है तथा भेदन शक्ति कम होती है, ठीक है। केनाल किरणों के बारे में इतना इम्पोर्टेंट जानकारी था। फिर सेक्शन सी में है लघुत्तरीय प्रश्न। गर्मियों में लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में लोग छत पर पानी का छिड़काव क्यों करते हैं। तो गर्मियों में तेज धूप के कारण छत काफ़ी गर्म हो जाता है। अब जब इस पानी का छिड़काव करते हैं तो वाष्पीकरण के लिए छत को उष्मा का प्रयोग होता है जिसके फलस्वरूप छत ठंड हो जाती है। इसलिए गर्मियों में लोग छत पर पानी का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट है परमाणु और आयन के बीच में 3 अंतर लिखना है आपको। परमाणु और आयन के बीच में 3 अंतर को लिखना है। तो देख सकते हैं परमाणु एक साइड है, एक साइड आयन, ठीक है। परमाणु और आयन में अंतर। तो परमाणु क्या होता है, यह विद्युत उदासीन होता है और आयन जो होता है धन या ऋण आवेशित दोनों हो सकते हैं।
परमाणु में जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं और आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं। फिर परमाणु की यह क्रियाशील होता है और आयन जो होता है यह निष्क्रिय होता है। परमाणु में इसके बाह्यतम कक्ष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और आयन में इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम परमाणु की संरचना का चित्र बनाए। सोडियम परमाणु की संरचना का चित्र बनाना आपको। तो सोडियम आप लोग जानते हैं कि सोडियम जो होता है Na11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 आएगा। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपने बोर ब्यूरी योजना पढ़ा है जिसमें कि बोर ब्यूरी ने बताया था कि KLMN 4 प्रकार की कक्षा है। तो सोडियम का Na11 है। तो कोई भी जो तत्व है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, मतलब बाहरी कक्षा में उसका 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या होगा, एक होगा 2 8 1। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये होगा K कक्षा, K में 2 होगा और ये जो अंदर है ये नाभिक है और K में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, L कक्षा में 8 और LM कक्षा में 1। ठीक है, तो कंप्लीट ये आपका रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर है बी नंबर इसी का, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक का नाम लिखें। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, कंप्लीट आपका हो चुका है। फिर 4 नंबर है एक विद्युत उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का ह्रास या प्राप्त करने पर आवेशित क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग कि जब परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में किसी प्रकार से वृद्धि की जाती है तो बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर बाहर निकलकर किसी अन्य परमाणु से जुड़ जाते हैं। इससे परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन संख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाती है उन पर ऋण आवेश तथा इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है उन पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो 4 नंबर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है 5 नंबर, नेक्स्ट है इसी का बी नंबर। ठीक है, 4 का ए था और 4 का बी है कि संयोजकता क्या है, विभिन्न प्रकार की संयोजकता की व्याख्या करें। तो किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता जो होती है उसे संयोजकता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। ठीक है, वैद्युत संयोजकता, सहसंबंध आयोजकता और सहसंबंध संयोजकता और उप सहसंयोजकता। नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसमें आपको आंसर देना है 2 क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था वो जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने किया और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया है। फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन जो होता है आवेश धनात्मक और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन का प्रतीक जो होता है वो ई माइनस है, ई माइनस ई ऋणात्मक, प्रोटॉन का प्रतीक पी प्लस होता है और न्यूट्रॉन का प्रतीक एन होता है क्योंकि ये पूरा उदासीन होता है। फिर इलेक्ट्रॉन में कि यह सभी में होता है और प्रोटॉन में होता है यह सभी में होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन में क्या है कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी में कंप्लीट होता है ये। फिर इलेक्ट्रॉन में यह बाहरी कक्षा में होता है, प्रोटॉन जो होता है यह नाभिक में होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो भी नाभिक में होता है। कंप्लीट आंसर हो चुका है। फिर इसी में नेक्स्ट है और करके दिया हुआ था और तो बोर का परमाणु मॉडल का आपको व्याख्या करना था। दोनों में से कोई एक आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, मैं आपका दो सहूलियत के हिसाब से मैं दोनों आंसर बना चुका हूँ, तो आपको जो उचित लगे आप वो लिख के आएंगे। ठीक है, तो बोर का परमाणु मॉडल देखने वाले हम लोग। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल तो क्या था ये कि सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी की सहायता से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए एक अपना नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था जो निम्न है। सबसे फर्स्ट में इसका क्या व्याख्या किया गया था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें विविक्त, डिस्क्रेट अथवा अस्थायी कक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है और ऊर्जाएं एक समान होती है और इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। और कंप्लीट उन्होंने KLMN 4 प्रकार के कक्षा का कोर्स दिया था। तो K में जो है वो 1 है, L में 2 है और M में 3 है और N बराबर 4 है। ठीक है, तो N बराबर 1 2 3 4 दिया था और ये बीच वाला जो है वो नाभिक है। नेक्स्ट बताया था उन्होंने इस थ्योरी में उन्होंने नेक्स्ट बताया कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है।
फिर इसकी कमियों को देख लेते हैं। नील्स बोर की परमाणु मॉडल की कुछ कमियां देखेंगे। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट कमियां कि यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन अथवा आयन जैसे हाइड्रोजन, He, हीलियम और लिथियम के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है तथा अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता की सूक्ष्म व्याख्या बोर मॉडल नहीं कर सका। ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा नील्स बोर का परमाणु मॉडल का व्याख्या। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, इकाई को परिभाषित करें, निम्नलिखित यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम को भी लिखना है। ठीक है। तो इसका यौगिक जो है वो बुझा हुआ चूना है, CaOH2। इसमें कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उपस्थित है। और बी नंबर में हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन उपस्थित है। और थर्ड क्या है कि बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर, इसमें NaHCO3, इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन उपस्थित है। तो कंप्लीट आज हम लोग असेसमेंट कर चुके हैं फरवरी माह का केमिस्ट्री का क्लास 9 का। ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द पहुंच पाए। तो आप लोग आराम से अब अपना एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि मैं इसका पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको दे चुका हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।